रीना एक बहुत गरीब परिवार से थी। उसके पिता शराब पीकर सड़क पर पड़ा रहता था। घर में उसकी एक छोटी बहन भी थी जो बीमार थी और उसकी देखभाल उसकी माँ करती थी। डॉक्टर रोज आते और इलाज करके चले जाते थे। ऐसे में रीना अपने घर से दूर एक आलीशान घर में काम करती थी। उसकी माँ नहीं चाहती थी कि उसकी जवान बेटी दूसरों के घरों में काम करे, लेकिन छोटी बहन की देखभाल वही कर सकती थी। एक दिन रीना काम करते करते चक्कर खाकर गिर पड़ी। जांच में पता चला कि वह गर्भवती थी। उस घर की बड़ी औरत ने उसे गलत सोचकर घर से निकाल दिया। फिर क्या हुआ उसकी जिंदगी में? वह इतनी छोटी उम्र में बिना शादी के मां कैसे बनी? और ऐसा करने वाला वह इंसान कौन था जिसे देखकर रूह कांप जाए? बस्ती की उस तंग और घुटन भरी गली में सुबह का सूरज भी जैसे झांकने से कतराता था। इन्हीं गलियों के बीच एक छोटे से टूटे फूटे घर में रीना की दुनिया सिमटी हुई थी। 17 साल की रीना की आंखों में सपने तो थे, पर गरीबी और लाचारी की मोटी चादर ने उन्हें ढक रखा था। घर में वह, उसकी बीमार छोटी बहन रिया और उसकी माँ ही थी। एक पिता का साया भी था, पर वह साया धूप देने के बजाय हमेशा नशे की आग में जलता रहता था। श्यामू जो भी दिन भर की दिहाड़ी कमाता, शाम को शराब की बोतल में उंडेल देता और फिर रात भर गालियों और लड़ाइयों का शोर उस छोटे से घर की शांति को निगल जाता। रिया की खांसी की आवाज अब उस घर का स्थायी संगीत बन चुकी थी। उसकी सांसें उखड़ती तो माँ की जान हलक में आ जाती। माँ जो कभी खुद मजदूरी करके घर चलाती थी, अब रिया की देखभाल में पूरी तरह बन चुकी थी। उसे एक पल के लिए भी छोड़ना नामुमकिन था। यही मजबूरी थी जिसने रीना को अपनी पढ़ाई छोड़कर काम की तलाश में धकेल दिया था। कौन माँ चाहेगी कि उसकी कच्ची उम्र की बेटी किसी के घर में चौका बर्तन करे? पर रिया की दवाइयों और घर के राशन का सवाल था। मोहल्ले के डॉक्टर वर्मा किसी फरिश्ते से कम नहीं थे। वह अक्सर रिया को देखने आते और कभी कभी तो बिना पैसे लिए ही दवाइयां दे जाते। जब हो जाए तब दे देना, वह माँ के सिर पर हाथ रखकर कहते। पर दुनिया में हर कोई डॉक्टर वर्मा जैसा नहीं था। मकान मालिक का किराया, राशन वाले का उधार और रिया की बढ़ती बीमारी का खर्च, ये सब एक ऐसा बोझ था जो उस परिवार को हर दिन और नीचे दबा रहा था। काफी मशक्कत के बाद रीना को बस्ती से दूर शहर के एक आलीशान इलाके में काम मिला। वह घर किसी महल से कम नहीं था। संगमरमर के फर्श, ऊंची ऊंची छतें और कीमती सामान। रीना जब पहली बार उस घर में गई तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसे लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गई है। घर की मालकिन माधुरी 40 साल की एक सुलझी हुई महिला थी। उन्होंने रीना को देखा, उसकी मजबूरी को समझा और उसे काम पर रख लिया। माधुरी का स्वभाव नरम था। वह अक्सर रीना से उसकी माँ और बहन का हालचाल पूछती और कभी कभी पुराने कपड़े भी दे देती। घर में माधुरी के पति हरीश जी थे, जो उम्र में उनसे काफी बड़े थे और ज्यादातर समय घर पर ही रहते थे। उनके 2 बेटे और बहुएं थीं, जो सुबह ऑफिस जाते और देर शाम लौटते। रीना का काम घर की साफ सफाई और छोटे मोटे काम करना था। वह पूरी लगन से अपना काम करती। सुबह जल्दी उठकर अंधेरे में ही वह उस आलीशान घर की ओर निकल पड़ती। रास्ता लंबा और सुनसान था। हर दिन जब रीना उस रास्ते से गुजरती तो नुक्कड़ पर खड़ा एक लड़का उसे घूरता। शुरुआत में वह बस देखता था, फिर उसने फप्तियां कसनी शुरू कर दी। अरे ओ परी, कहाँ चली? हमसे भी कुछ बात कर लो। रीना डर जाती। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता। वह सिर झुकाकर तेजी से वहां से निकल जाती। वह मासूम और भोली थी। उसे नहीं पता था कि इन सब से कैसे निपटा जाए। वह अपनी माँ को बताकर उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी। वह चुपचाप सब सहती रही, यह सोचकर कि शायद एक दिन वह लड़का उसे परेशान करना बंद कर देगा। एक दिन उस लड़के की हिम्मत और बढ़ गई। उसने रीना का रास्ता रोक लिया और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। रीना घबराकर चिल्लाई और अपना हाथ छुड़ाकर भागी। उसी वक्त माधुरी अपनी कार से बाजार जा रही थी। उन्होंने दूर से यह सब देखा। उन्होंने लड़के को रीना के साथ बदतमीजी करते देखा। रीना को डरकर भागते हुए भी देखा, पर उन्होंने अपनी कार नहीं रोकी, न ही रीना से बाद में इस बारे में कुछ पूछा। वह बस चुपचाप वहां से निकल गईं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। रीना को लगा शायद मालकिन ने देखा नहीं होगा, लेकिन माधुरी की वह चुप्पी एक अनकहा रहस्य बन गई। घर में हरीश जी का व्यवहार रीना के प्रति कुछ अजीब था। वह अक्सर उसे उन जगहों पर सफाई करने के लिए कहते जहां कोई नहीं होता था। कभी किचन में पानी पीने के बहाने उसके बहुत करीब आ जाते, तो कभी उसकी तारीफ करते हुए कहते,
तुम बहुत मेहनती हो रीना। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती थी जिसे रीना समझ नहीं पाती थी। वह बस असहज महसूस करती और जल्दी से अपना काम खत्म करके वहां से हट जाती। उसे लगता कि शायद बड़े लोग ऐसे ही बात करते होंगे। उसकी मासूमियत उन गंदी नजरों के पीछे छिपे शैतान को पहचान नहीं पा रही थी। रीना को जब भी तनख्वाह मिलती वह सीधे अपनी माँ के हाथ में रख देती। उन पैसों से रिया की दवाइयां आती, घर में कुछ दिनों का राशन आता और थोड़ी बहुत उधारी चुकती। माँ उन नोटों को हाथ में लेकर रो पड़ती। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी की कमाई से घर चले, पर हालात के आगे वह बेबस थी। एक दिन घर में कोई पूजा थी जिसकी वजह से बेटे और बहुएं भी घर पर ही थे। घर में मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। काम बहुत ज्यादा था। रीना सुबह से बिना कुछ खाए पिए काम में लगी हुई थी। अचानक जब वह एक कमरे में झाड़ू लगा रही थी, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह चक्कर खाकर गिर पड़ी। माधुरी ने उसे उठाया और पानी पिलाया। कमजोरी से चक्कर आ गया होगा, उन्होंने कहा। जाओ थोड़ा आराम कर लो और कुछ खा लो। माधुरी का यह व्यवहार रीना को अच्छा लगा। उसे लगा कि मालकिन उसका कितना ध्यान रखती है। लेकिन यह सिलसिला यही नहीं रुका। कुछ दिनों बाद रीना को उल्टियां होने लगी। उसे काम करने में दिक्कत होने लगी। उसका जी मिचलाता और शरीर में अजीब सी थकान रहती। माधुरी को चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि शायद इसे कोई बीमारी हो गई है। उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर को घर बुलाया। डॉक्टर ने रीना की जांच की, कुछ सवाल पूछे और फिर माधुरी को अकेले में ले जाकर जो बताया उसे सुनकर माधुरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये लड़की गर्भवती है, डॉक्टर ने धीरे से कहा। माधुरी के कानों में जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। गर्भवती? रीना, उनके घर में काम करने वाली एक मामूली नौकरानी? उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें तुरंत वह दृश्य याद आया जब उन्होंने उस नुक्कर वाले लड़के को रीना के साथ बदतमीजी करते देखा था। उन्होंने मन ही मन एक कहानी गढ़ ली। वह तूफान की तरह कमरे में आई जहां रीना सहमी हुई बैठी थी। सच सच बता, ये किसका पाप है? माधुरी चिल्लाई। रीना को कुछ समझ नहीं आया। क्या हुआ मालकिन, कैसा पाप? नाटक मत कर, डॉक्टर ने सब बता दिया है। तू माँ बनने वाली है। जरूर ये उसी लड़के का काम है जो तुझे रास्ते में छेड़ता है। तूने ही उसे मौका दिया होगा। कितनी गिरी हुई है तू। मैंने तुझ पर भरोसा किया और तूने मेरे घर को अपवित्र कर दिया। माधुरी के शब्द किसी तेजाब की तरह रीना के कानों में घुल रहे थे। वह मासूम थी। उसे तो यह भी नहीं पता था कि गर्भवती होने का मतलब क्या होता है। वह बस रो रही थी। नहीं मालकिन, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे कुछ नहीं पता। चुप हो जा, एक शब्द भी मत बोलना। निकल जा मेरे घर से अभी इसी वक्त। मैं तेरी जैसी चरित्रहीन लड़की की परछाई भी अपने घर पर नहीं पड़ने दूंगी। माधुरी ने रीना का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए घर के दरवाजे के बाहर धकेल दिया। रीना जमीन पर गिर पड़ी। आसमान जैसे उसके सिर पर टूट पड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। वह बेतहाशा रोती हुई अपने घर की ओर भागी। जब रीना रोते हुए घर पहुंची और अपनी माँ को सब बताया तो उस बेचारी औरत पर भी पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन माँ तो माँ होती है। उसे अपनी बेटी की मासूमियत पर पूरा भरोसा था। वह जानती थी कि रीना ऐसा कुछ नहीं कर सकती। पर अब वह क्या करे? दुनिया उन पर थूकेगी और उस आने वाले बच्चे का क्या होगा? उधर माधुरी के घर में तनाव का माहौल था। उन्होंने अपने बेटों और बहुओं को भी बता दिया था कि कैसे रीना ने उन्हें धोखा दिया। सब रीना को ही भला बुरा कह रहे थे। 2 दिन बीत गए। घर का काम अस्त व्यस्त था। माधुरी की छोटी बहू प्रिया को कुछ खटक रहा था। उसे रीना की रोती हुई सूरत और उसकी मासूम आंखें याद आ रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रीना ऐसी हो सकती है। उस दिन जब रीना को चक्कर आया था और वह गिरी थी, प्रिया भी वहीं थी। उसे याद आया कि उस दिन घर में मेहमान थे। लेकिन दोपहर के समय जब सब आराम कर रहे थे, घर में अजीब सी शांति थी। उसे यह भी याद आया कि उस दिन माधुरी किसी काम से बाहर गई थी और घर में सिर्फ रीना और उसके ससुर हरीश जी ही थे। प्रिया के मन में एक शक का कीड़ा कुलबुलाया। उसने अपने पति से बात की। शुरुआत में उसने यकीन नहीं किया, पर प्रिया ने उसे सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने घर में लगे सिक्योरिटी कैमरों की फुटेज चेक करने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि शायद इससे यह पता चल जाए कि वह लड़का कभी घर के आसपास तो नहीं आया। रात को जब सब सो गए तो प्रिया और उसके पति ने उस दिन की फुटेज देखनी शुरू की जिस दिन माधुरी घर पर नहीं थी। कैमरे में दिख रहा था कि घर खाली है।
रीना अकेले काम कर रही थी। तभी हरीश जी किचन में आते हैं। वह रीना को बड़े प्यार से पानी का गिलास देते हैं। रीना पानी पी लेती है। कुछ देर बाद फुटेज में दिखता है कि रीना को चक्कर आ रहे हैं और वह सोफे पर बैठ जाती है। फिर जो उन्होंने देखा उससे उनकी रूह कांप गई। हरीश जी ने बेहोश रीना को उठाया और अपने कमरे की ओर ले गए। कैमरा कमरे के अंदर का नहीं था, लेकिन कुछ मिनटों बाद जब हरीश जी कमरे से बाहर आए तो उनके चेहरे पर एक घिनौनी संतुष्टि थी और उनके कपड़े अस्त व्यस्त थे। थोड़ी देर बाद लड़खड़ाती हुई रीना कमरे से बाहर निकली। उसके चेहरे पर भ्रम और दर्द का भाव था, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि उसके साथ क्या हुआ है। प्रिया का हाथ कांप रहा था। उसके पति रोहन की आंखों में खून उतर आया था। जिस पिता को वह अपना आदर्श मानता था, जिनकी हर बात उसके लिए पत्थर की लकीर थी, उनका ऐसा शैतानी रूप देखकर उसका कलेजा फट गया। खामोशी इतनी गहरी थी कि दोनों को अपनी सांसों का शोर भी सुनाई दे रहा था। यह सच नहीं हो सकता, रोहन ने कांपती आवाज में कहा। सच हमारी आंखों के सामने है रोहन, प्रिया ने दृढ़ता से कहा। उस मासूम लड़की पर क्या बीती होगी, और माँ ने बिना सोचे समझे उसे घर से निकाल दिया। हमने कितना बड़ा पाप किया है। दोनों के मन में एक ही सवाल था, अब क्या करें। यह सिर्फ एक अपराध नहीं था, यह उनके परिवार के सम्मान, उनके विश्वास और उनके अस्तित्व पर एक करारा तमाचा था। रात भर वे सो नहीं सके। सुबह जब सूरज की पहली किरण ने कमरे में दस्तक दी तो उन्होंने फैसला कर लिया था, न्याय करना होगा, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। वे दोनों सीधे अपनी माँ माधुरी के कमरे में गए। माधुरी पूजा की तैयारी कर रही थी। उन्होंने अपने बेटे और बहू को सुबह सुबह अपने कमरे में देखा तो हैरान रह गईं। क्या बात है, तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो? रोहन की हिम्मत जवाब दे गई। प्रिया ने आगे बढ़कर लैपटॉप खोला और उसे माधुरी के सामने रख दिया। माँ, इसे देखिए, लेकिन खुद को संभाल कर। माधुरी ने फुटेज देखना शुरू किया। पहले तो उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने पति को रीना को पानी पिलाते और फिर बेहोश रीना को कमरे में ले जाते देखा, उनका चेहरा सफेद पड़ गया। वीडियो खत्म होने तक माधुरी एक पत्थर की मूर्ति बन चुकी थी। उनके हाथ से पूजा की थाली छूटकर जमीन पर गिर गई और सारी सामग्री बिखर गई, ठीक वैसे ही जैसे उनका विश्वास और अभिमान बिखर चुका था। नहीं नहीं, यह झूठ है, वह एक दबी हुई चीख में बोली। यह सच है माँ, रोहन ने कठोर स्वर में कहा, और हम इस सच को छुपाकर पाप के भागी नहीं बनेंगे। माधुरी को अपने शब्द याद आ रहे थे जो उन्होंने रीना से कहे थे, कितनी गिरी हुई है तू, निकल जा मेरे घर से। हर एक शब्द अब एक हथौड़े की तरह उनके सिर पर लग रहा था। उन्हें वह दृश्य भी याद आया जब उन्होंने रीना को उस लड़के से बचकर भागते देखा था और उन्होंने कुछ नहीं किया था। उन्हें अपनी चुप्पी पर, अपने अंधे विश्वास पर, अपनी निष्ठुरता पर घिन आ रही थी। वह जमीन पर बैठ गई और किसी बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगी। उनका आलीशान घर, उनका सम्मान, सब एक पल में कांच के महल की तरह टूट कर बिखर गया था। अगले कुछ घंटे उस घर में किसी तूफान की तरह बीते। माधुरी के दूसरे बेटे और बहू को भी सच्चाई बताई गई। पूरा परिवार सदमे में था, लेकिन सब इस बात पर सहमत थे कि हरीश को उसके की सजा मिलनी ही चाहिए। रोहन ने पुलिस को फोन किया। जब पुलिस की गाड़ी उनके आलीशान बंगले के सामने आकर रुकी तो पूरे मोहल्ले में कानाफूसी शुरू हो गई। हरीश, जो अब तक अनजान था कि उसका राज खुल चुका है, पुलिस को देखकर बौखला गया। ये क्या हो रहा है? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वह अपने बेटों पर चिल्लाया। आपको आपके की सजा भुगतनी होगी पापा, रोहन ने नफरत और दर्द से भरी आवाज में कहा। जब पुलिस हरीश को हथकड़ी पहनाकर ले जा रही थी तो उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, बस अहंकार और गुस्सा था। परिवार ने उसे एक अजनबी की तरह घर से जाते हुए देखा। आज उन्होंने अपने पिता को हमेशा के लिए खो दिया था, लेकिन उन्होंने अपनी इंसानियत को बचा लिया था। जैसे ही पुलिस की गाड़ी नजरों से ओझल हुई, माधुरी की नजर उस दरवाजे पर पड़ी जहां से उन्होंने कुछ दिन पहले एक मासूम लड़की को धक्के मारकर निकाला था। अपराध बोध का एक भारी बोझ उनके सीने पर बैठ गया। उन्होंने तय कर लिया कि अब प्रायश्चित का समय है। माधुरी और प्रिया तुरंत गाड़ी में बैठकर रीना की बस्ती की ओर निकल पड़ी। महंगी गाड़ी जब उन तंग कीचड़ भरी गलियों में घुसी तो सब लोग उन्हें घूर घूर कर देखने लगे। किसी से पूछते पूछते वे रीना के टूटे फूटे घर के दरवाजे पर पहुंची। अंदर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। एक कोने में रिया खांस रही थी, उसकी माँ उसके सिर पर गीली पट्टियां रख रही थी और दूसरी तरफ
रीना एक फटी हुई चटाई पर गुमसुम लेटी थी। उसकी आंखें सूनी और पथराई हुई थीं। वह जी तो रही थी, पर उसके अंदर का जीवन जैसे खत्म हो गया था। माधुरी को देखते ही रीना की मां गुस्से से खड़ी हो गई। क्यों आई हो यहाँ? क्या अभी भी तुम्हारी आत्मा नहीं भरी? मेरी बेटी को बदनाम करके उसे घर से निकाल कर भी तुम्हें चैन नहीं मिला? चली जाओ यहाँ से। हम गरीबों की इज्जत नहीं होती, पर आत्मा तो होती है। माधुरी कुछ नहीं बोली। वह धीरे धीरे चलकर रीना के पास गई और उसके पैरों के पास जमीन पर बैठ गई। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे माफ कर दे बेटी, माधुरी ने सिसकते हुए कहा। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। मैं अंधी हो गई थी। मैंने एक माँ होकर एक बेटी के दर्द को नहीं समझा। मुझे जो सजा देनी है दे दे, पर मुझे माफ कर दे। रीना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस खाली नजरों से छत को देखती रही। प्रिया ने आगे बढ़कर रीना की माँ को सारी सच्चाई बताई। उसने बताया कि असली गुनहगार कौन है और उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। यह सुनकर रीना की माँ भी सन्न रह गई। माधुरी ने रीना के हाथ अपने हाथों में ले ली। बेटी, मैं तुम्हारे साथ हुए अन्याय को मिटा तो नहीं सकती, पर मैं तुम्हारे घावों पर मरहम लगाने की कोशिश जरूर कर सकती हूँ। मेरे घर चलो, वह घर तुम्हारा भी है। तुम मेरी बेटी बनकर रहोगी। उस दिन बस्ती के लोगों ने एक अमीर औरत को एक गरीब लड़की के पैरों में बैठकर घंटों रोते हुए देखा। ये प्रायश्चित के आंसू थे जो एक पत्थर दिल को पिघला रहे थे। माधुरी रीना और उसके परिवार को अपने घर ले आईं। उन्होंने घर के सबसे अच्छे कमरे उनके लिए तैयार करवाए। सबसे पहले उन्होंने शहर के सबसे बड़े डॉक्टर से रिया का इलाज शुरू करवाया। अच्छी देखभाल और दवाइयों से रिया की हालत में तेजी से सुधार होने लगा। रीना अभी भी चुप और खोई खोई रहती थी। माधुरी और प्रिया दिन रात उसकी सेवा करती। वे उसे नौकरानी नहीं बल्कि घर की बेटी मानते थे। माधुरी अपने हाथ से खाना बनाकर उसे खिलाती, उसके सिर में तेल लगाती और घंटों उसके पास बैठकर उससे बातें करने की कोशिश करती। धीरे धीरे उनके प्यार और अपनेपन का असर होने लगा। रीना के चेहरे की उदासी कम होने लगी। उसने मुस्कुराना शुरू कर दिया। परिवार ने उसे पूरा सहारा दिया और उसे यह फैसला करने का हक दिया कि वह आने वाले बच्चे के बारे में क्या करना चाहती है। रीना ने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। उस मासूम की क्या गलती थी? समय बीता। हरीश को अदालत ने लंबी सजा सुनाई। श्यामू, रीना के पिता, को जब यह सब पता चला तो शर्म और ग्लानि के बोझ तले वह भी कुछ सुधर गया और उसने शराब पीना कम कर दिया। 9 महीने बाद रीना ने एक स्वस्थ बेटी को जन्म दिया। उस बच्ची के आने से घर में खुशियां लौट आईं। माधुरी अपनी पोती को देखकर सब कुछ भूल जाती। वह अब एक बदली हुई इंसान थी। उन्होंने सीखा था कि इंसानियत और करुणा किसी भी दौलत या सम्मान से बढ़कर है। तो दोस्तों, यह थी रीना की कहानी। एक ऐसी मासूम लड़की की कहानी जिसने न सिर्फ अन्याय का सामना किया बल्कि अपने हौसले और परिवार की करुणा से एक नई सुबह की आशा जगाई। इस कहानी ने हमें सिखाया कि सच्चाई और इंसानियत की ताकत हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है। अगर रीना और आशा की यह कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। आपका एक लाइक और कमेंट हमें और ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आप हमारी हर नई कहानी का हिस्सा बन सकें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया और क्यों। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए प्यार और इंसानियत को बरकरार रखें। नमस्ते।